नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के कुछ विशेष प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। तो आइए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो कि ईवीएस की बुक कक्षा 5 की बुक आसपास से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जंतुओं के और पक्षियों के बारे में, जो कि हर साल परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बने हैं। तो आइए इन प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है, जंतु और सांस लेने वाले अंग की कौन से जंतु सांस लेने के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं? तो आपका जो है मेढक है। तो मेढक जो है सांस लेने के लिए अपने फेफड़े एवं त्वचा का प्रयोग करता है, यानी कि फेफड़े से भी सांस लेता है और जो उसकी त्वचा होती है तो त्वचा से भी सांस लेता है। यदि फेफड़े दिया हो और त्वचा भी दिया हो तो दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि जो खुरदरी त्वचा सी होती है उससे भी मेढक सांस लेता है। अब अगला है केचुआ। तो जो केचुआ होता है, केचुआ सांस कैसे लेता है? तो केचुआ हमारी त्वचा से सांस लेता है। जो केचुआ हमारा जैसे ये केचुआ है तो ये जो ऊपर की जो त्वचा होती है इनसे वो सांस लेता है, और इनकी जो त्वचा होती है वह आर्द्र व चिकनी होती है, यानी मुलायम और काफ़ी ज़्यादा चिकनी होती है। और केचुआ के बारे में जानेंगे कि जो केचुआ आपका होता है ये कैसा है, ये 2 लिंगी प्राणी होता है, यानी इसके 2 लिंग होते हैं। ये आगे से भी चल सकता है और पीछे से भी चल सकता है। अब अगला आपका जो है वो है मक्खी और काकरोच। तो जो मक्खी और काकरोच होते हैं ये सांस लेने के लिए वातक या हैकिया का प्रयोग करते हैं, इनको बोलते हैं वातक या हैकिया। वातक हैकिया होता क्या है? ये आपका जो काकरोच होता है तो ये किनारे की तरफ इनके पंख होते हैं, तो ये जो पंख होते हैं इन्हीं को वातक या हैकिया बोलते हैं। तो इन्हीं की सहायता से ये सांस लेता है। अब पेपर में आ जाता है कि मक्खी व काकरोच सांस लेते हैं तो आपका वातक हो जाएगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैकिया। अब अगला है मनुष्य, शेर और सांप व पक्षी। तो ये जो है सांस लेते हैं फेफड़े और फुसफुस से, यानी जो मनुष्य और शेर, सांप, पक्षी होते हैं ये सांस किससे लेते हैं? ये लेते हैं फेफड़ों से। और फेफड़े को इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स, LANGS। कभी कभी हिंदी में ना देकर इंग्लिश में पूछ लेता है, तो फेफड़े और लंग्स एक ही चीज़ होते हैं। अगला है ऑक्टोपस मछली। तो जो ऑक्टोपस मछली होती है यह सांस लेने के लिए गलफड़े एवं गिल्स का प्रयोग करती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोम। अब गलफड़े गिल्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो मछली होती है तो इसके जो किनारे तरफ मुंह के पास में कुछ ऐसी आकृति होती है, तो इनको गलफड़े या गिल्स बोलते हैं। तो इन्हीं की सहायता से वह सांस लेती है। अब इनको अंग्रेजी में कभी कभी गलफड़े या गिल्स ना दे करके इनको जो है क्लोम पूछ लेता है। तो ऑक्टोपस और जितनी भी मछलियाँ होती हैं वो सांस लेने के लिए गलफड़े एवं गिल्स का प्रयोग करती हैं। अब अगली आपकी जो मछली है वो है व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली। तो जो व्हेल और डॉल्फिन मछली होती है यह सांस लेने के लिए फेफड़े तथा नसाद्वार एवं वात्र छिद्र का प्रयोग करती है। अब तीनों सही हैं। तो जो व्हेल मछली होती है ये स्तनधारी वर्ग में आती है। स्तनधारी का मतलब ये जीव होते हैं जो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, उन्हें स्तनधारी कहते हैं। तो जो आपकी व्हेल मछली है, व्हेल और शार्क 2 ऐसी मछलियां हैं जो स्तनधारी वर्ग में आती हैं तथा ये अपने समान संतान उत्पन्न करती है, यानी कि जो व्हेल मछली आपकी होती है और शार्क मछली होती है बच्चे देती हैं, बाकी जो अन्य मछलियां होती हैं ये अंडे देती हैं। ये बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है। तो आपकी जो व्हेल और डॉल्फिन मछली होती है सांस लेने के लिए फेफड़े तथा नसाद्वार एवं वात्र छिद्र का प्रयोग करती हैं। अब कुछ
जंतु एवं उनके बच्चों के नाम जानेंगे कि जो जंतु होते हैं उनके बच्चों के किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि इनसे भी सीटेट में प्रश्न बने हुए हैं। तो आपका पहला है भालू। तो भालू के बच्चे को क्या कहते हैं? तो भालू के बच्चे को दोस्तों कहते हैं सवाक। भालू के बच्चे को बोलते हैं सवाक बोलते हैं। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में। अब अगला है आपका तितली। तो तितली के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो तितली के बच्चे को बोलते हैं कैटरपिलर। तितली के बच्चे को इम्पॉर्टेंट भी है, तितली के बच्चे को बोलते हैं कैटरपिलर। अब अगला है कौवा। कौवा के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो कौवा के बच्चे को बोलते हैं चूजा। अब अगला आपका है मेढक। तो मेढक के बच्चे को क्या बोलते हैं? मेढक के बच्चे को बोलते हैं टेडपोल। अगर पेपर में आ जाए कि मेढक के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो मेढक के बच्चे को बोलते हैं टेडपोल। अब अगला है आपका बाज। तो पूछे कि बाज के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो बाज के बच्चे को बोलते हैं इयास। अब अगला है कंगारू। तो पूछे कि कंगारू के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो कंगारू के बच्चे को भैया बोलते हैं जोई। क्या बोलते हैं? जोई। और ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। अब अगला जो आपका आता है वो आता है खरगोश। अब खरगोश के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो खरगोश के बच्चे को बोलते हैं बन्नी। अब अगला है भेड़। तो भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो भेड़ के बच्चे को बोलते हैं मेमना। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेमना। अब अगला जो है बंदर। तो बंदर के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो बंदर के बच्चे को बोलते हैं शिशु, क्योंकि इंसान को बच्चे को भी शिशु बोलते हैं तथा बंदर के बच्चे को भी शिशु बोलते हैं। अब अगला है शेर। शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो शेर के बच्चे को बोलते हैं सवाक। अब अगला है आपका चमगादड़। तो चमगादड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो चमगादड़ के बच्चे को बोलते हैं पिल्ला और पिल्ली। अगर जो नर बच्चा है तो उसको बोलेंगे पिल्ला, और यदि मादा है तो उसको बोलेंगे पिल्ली। अब अगला है ऊँट। ऊँट के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो ऊँट के बच्चे को बोलते हैं भैया, अगर जो नर है तो बोलेंगे बछड़ा और मादा है तो बोलेंगे बछिया। इस तरह गाय के बच्चे को भी बोलते हैं, यदि नर है तो बोलेंगे बछड़ा तथा मादा है तो बोलेंगे बछिया। अब अगला है पंछी एवं उनके कुछ विशेष लक्षण, यानी कि जो पंछी होते हैं उनके कुछ विशेष लक्षण हैं कि इनके बारे में भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि कौन से पक्षी हैं जिनके कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। तो आपका जो है पहला है गर्दन घुमाने वाले पक्षी कौन कौन से हैं? तो आपके जो गर्दन घुमाने वाले हैं वो है उल्लू और मीनाह। तो जो उल्लू आपका होता है, तो उल्लू आपका जो है अपनी गर्दन चारों ओर घुमा लेता है। यदि पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन चारों ओर घुमाता है, तो वो हो जाएगा आपका उल्लू। और उल्लू को हम रात्रिचर भी कहते हैं, यानी कि रात में जागने वाला पंछी है। और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि यदि जो पंछी रात में जागते हैं उनको हर चीज़ काली और सफ़ेद दिखाई देती है, यानी ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती है। जो रात्रिचर होते हैं उनको हर चीज़ BW यानी कि ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती है। और जो मीनाह होता है ये भी उल्लू की तरह होता है, ये भी अपनी गर्दन चारों ओर घुमा सकता है। तो गर्दन घुमाने वाले पक्षी की बात जहाँ पर आती है वहाँ पे आपका उल्लू और मीनाह होता है। अब अगला है बुलबुल। तो बुलबुल के बारे में जानेंगे। बुलबुल का घोंसला। तो जो बुलबुल का घोंसला होता है वह घास एवं
झाड़ियों का बना होता है। किसका बना होता है? घास और झाड़ियों का। अब ये प्रश्न पूछा गया कि बुलबुल का घोंसला बना होता है, तो आपको टिक करना है घास और झाड़ियों से। अब अगला है कौवा। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो जो कौवा होता है, कौवा पेड़ के ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है तथा कोयल इसी घोंसला में अंडे देती है। कोयल घोंसला नहीं बनाती है, यानी कि जो कौवा आपका होता है तो पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है तथा कोयल इसी घोंसले में अंडा देती है, जबकि कोयल घोंसला नहीं बनाती है। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पंछी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है, तो आपका हो जाएगा कौवा। और कोयल, ये एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो आपकी कोयल होती है, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में रहती है तथा कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा पंछी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, दूसरे के घोंसले में अंडे देता है, तो आपका हो जाएगा कोयल। अब अगला है सोन चिड़िया। ये वाला भी प्रश्न पूछा गया है काफ़ी बार। जो सोन चिड़िया आपकी होती है, इसको कभी कभी नाम दे देता है इंडियन रेबिन के नाम से पूछता है। तो पूछेगा कि इंडियन रेबिन या सोन चिड़िया का घोंसला होता है, तो इसका जो घोंसला होता है लटका हुआ होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी पेड़ों में जो है पत्तियों के आकार का, कुछ लालटेन के आकार का ऐसे जो है नीचे लटका हुआ घोंसला होता है, यह सोन चिड़िया घोंसला बनाती है और इसको बोलते हैं इंडियन रेबिन। कभी कभी पूछता है कि इंडियन रेबिन का घोंसला होता है, तो यह घोंसला लटका हुआ होता है। अब अगला है आपका दर्जी चिड़िया। तो दर्जी चिड़िया नाम से ही पता है कि दर्जी का मतलब सिलना होता है। तो जो चिड़िया होती है वह अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो दर्जी चिड़िया जो होती है वह अपना घोंसला 2 पत्तों को सिलकर बनाती है, यानी कि जो 2 पत्ते होते हैं उनको आपस में सिलकर फिर उसमें अपना घोंसला बनाती है। कौन सी चिड़िया? तो भैया ये बनाती है आपकी दर्जी चिड़िया। अब आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया है पेंगुइन पक्षी। पेंगुइन पक्षी जो होता है यह पानी में तैरता रहता है और बर्फ के टुकड़ों के बीच में अंडे देता है तथा ना उड़ने वाला पक्षी। तो इससे जो हमारे 5 से 6 कुछ प्रश्न बन रहे हैं। तो जो पेंगुइन आपका पक्षी होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ठंडे इलाकों में। कहाँ पाया जाता है भैया? तो ये पाया जाता है ठंडे इलाकों में, जैसे कि आपका लेह और लद्दाख हो गया, जहाँ पे अधिक बर्फ़ जमती है वहाँ पे हमारे पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं। और जो यह पक्षी होता है यह ना उड़ने वाला पक्षी है, यानी कि यह पक्षी कभी उड़ता नहीं है, ये हमेशा पानी में तैरता रहता है। और जो है ये अंडे कैसे देता है? तो ये अंडे बर्फ़ के टुकड़ों के बीच में अंडे देता है। अब पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पंछी है जो बर्फ़ के टुकड़ों के बीच में अंडे देता है? तो आपका हो जाएगा पेंगुइन पक्षी। और ना उड़ने वाला पंछी, तब भी आपका पेंगुइन पंछी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला आपका है सर्वाहारी। तो आपका जो सर्वाहारी है, सर्वाहारी आपका मोर माना गया है। तो मोर जो आपका होता है ये सब कुछ खा लेता है, आपका मीट भी खा लेता है, मछली तथा साग सब्जी आदि चीज़ें खाता है, इसीलिए इसे सर्वाहारी बोला गया है। क्योंकि प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो सभी कुछ खा लेता है, शाकाहारी भी खा लेता है, मांसाहारी भी खा लेता है, तो आपका हो जाएगा मोर। और मोर को जो है आपका राष्ट्रीय पक्षी भी माना गया है। और यदि राजकीय पक्षी की बात कहें, आपका कहे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो राजकीय पक्षी अलग होता है। सभी राज्यों का जो राजकीय पक्षी होता है वो अलग होता है, लेकिन आपका जो राष्ट्रीय पक्षी होता है वो आपका भारत का होता है पूरे, और राष्ट्रीय पक्षी आपका एक ही होता है। लेकिन जब राज्य की बात कही जाए तो वहाँ के पक्षी
और पशु अलग होते हैं। तो पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो आपका हो जाएगा राजकीय पक्षी की जब बात करें तो आपका हो जाएगा सारस क्रेन। ये जो इसका क्रेन है इसको जीव वैज्ञानिक नाम है। तो जहाँ पर राजकीय पक्षी की बात कहेगा वहाँ पे आपका हो जाएगा सारस, और राष्ट्रीय पक्षी की बात कहें तो आपका हो जाएगा मोर। ये चीज़ याद रखेंगे। अब अगला है सहजीवी संबंध। अब सहजीवी क्या होता है? सहजीवी का मतलब होता है एक दूसरे में संबंध। तो ये भी पूछा गया है काफ़ी बार, सीटेट में दिया गया है कि भैंस एवं बगुला, प्रायः बगुला भैंस की पीठ पर बैठा रहता है क्योंकि वह परजीवी कीट खाता है। आपने देखा होगा गांव क्षेत्र में कि जो भैंस होती है, फिगर के तौर पे समझेंगे जैसे भैंस है, तो इसके जो है पीठ पे बगुला बैठा रहता है। तो ये बगुला जब बैठा रहता है तो क्यों बैठा रहता है? तो ये जो बैठा रह इसलिए बैठता है क्योंकि इसकी जो पीठ पे परजीवी कीट होते हैं वो उन्हें खाता है। तो इसमें जो संबंध है तो किस प्रकार का संबंध है? तो इसमें जो संबंध है वो दोस्तों है सहजीवी का संबंध। अब प्रश्न इस तरह से बनता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है? तो बगुला हो जाएगा। और यदि ऐसे पूछता भैंस एवं बगुला की पीठ पर बैठा रहता है उसमें संबंध है तो आपका हो जाएगा सहजीवी का संबंध। या कभी कभी ये भी पूछता है कि एक इंटीग्रेटेड पक्षी जो कि भैंस पे बैठा रहता है उसमें क्या संबंध है? तो आपका हो जाएगा सहजीवी का संबंध। इससे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने बता दिए। अब अगला आपका है फुदकने वाला जंतु। तो आपसे यदि पूछे कि फुदकने वाला जंतु कौन सा है और ऑप्शन दे दे मेढक, कबूतर और भी न दे दे तमाम, तो आपका हो जाएगा मेढक। क्योंकि जो आपका मेढक होता है वो चलता नहीं, वो आपका फुदक के चलता है। थोड़ी दूर चलेगा फिर फुदकेगा, थोड़ी दूर चलेगा फिर फुदकेगा। तो ये जो है फुदकने वाला जंतु है। अब अगला है आपका काकरोच। तो काकरोच एक ऐसा जीव है, काकरोच एक ऐसा जीव है जो चलने, चढ़ने, उड़ने तीनों का कार्य करता है। तो काकरोच जो होता है वह चलने, चढ़ने, उड़ने तीनों का कार्य करता है। तथा काकरोच को अपवाद भी माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जो काकरोच होता है इसके 12 हृदय होते हैं। अब पूछे कि काकरोच के कितने हृदय होते हैं? तो काकरोच के होते हैं भैया 12 हृदय। इसीलिए इसे अपवाद माना गया है जंतु जगत में। और यह चलने, चढ़ने, उड़ने तीनों का कार्य करता है। पूछे कि चलने, चढ़ने, उड़ने तीनों का कार्य करता है कौन सा जीव हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा काकरोच। अब आपका जो है मधुमक्खी पालन। अब मधुमक्खी पालन के बारे में समझेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपका जो मधुमक्खी पालन होता है जिसको क्या कहते हैं? पहला प्रश्न यही बन रहा है। तो मधुमक्खी पालन को हम कहते हैं एपीकल्चर। अब पूछे कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। तथा मधुमक्खी पालन का समय, उचित समय कब है? तो मधुमक्खी पालन का आपका जो उचित समय माना गया है वह माना गया है नवंबर से फरवरी के बीच का आपका सबसे उचित समय माना गया है। क्योंकि इस मौसम में रानी मक्खी सर्वाधिक अंडे देती है। किस महीने में देती है? नवंबर से फरवरी के बीच में। इसलिए मधुमक्खी पालन का सबसे उचित समय यह माना गया है। अब अगला है मधुमक्खी पालन वाले राज्य। तो आपके जो भारत में मधुमक्खी पालन वाले राज्य हैं वो हैं आपका पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है और आपका हिमाचल प्रदेश है तथा बिहार है।
इन राज्यों में मधुमक्खी पालन सर्वाधिक होती है। तो यदि पूछे कि मधुमक्खी पालन वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आपके हो जाएंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बिहार। अब एक बार फिर से देखेंगे तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का समय कौन सा है, तो नवंबर से फरवरी। इस महीने में रानी मक्खी सबसे ज़्यादा अंडे देती हैं। अब पूछ ले कि रानी मक्खी सबसे ज़्यादा अंडे किस माह में देती हैं, तो आपका हो जाएगा नवंबर से फरवरी के बीच में सर्वाधिक अंडे देती हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मैंने जंतुओं एवं उनके बारे में विशेष लक्षणों के बारे में जाना। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों का आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं इसी तरह से अच्छे वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।